फ्रॉग जो होते हैं वो वाटर में स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पर अगर फ्रॉग लैंड पे है तो बेटा जी लंग्स, स्किन, बकल कैविटी तीनों से रेस्पिरेशन कर सकता है। हवा एक्सचेंज नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठंडी हो रही है, ह्यूमिडिफाई हो रही है, उसका डस्ट क्लीन हो रहा है, इसे कहते हैं कंडक्टिंग जोन। को पता है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो किन से मिलकर बनी है। हम 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हीमोग्लोबिन में बाइंड करके करते हैं, ठीक है। टिश्यूज एरिया में हाई PO2 है, लो PO2 है तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। एल्विलाई में क्या होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई PO2 तो CO2 डिसोसिएट होकर लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। सो हाय एवरीबॉडी, सो आज हम सिर्फ 10 मिनट में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पूरा रिवाइज करेंगे। सो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। टू गेट दिस ब्यूटीफुल नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आंखों के तारों, चांद सितारों को गुलजारों। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेना और सांस छोड़ना करते हैं। ये इसे हम वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। इसमें अगर आप बात करें कि सांस लेना जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, ATP खर्च को होती है, जबकि सांस छोड़ना एक जो है पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई जो एनर्जी ATP खर्च नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को NCERT एक ही बोलती है, पर बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लाइक ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, उससे टूटता है, एनर्जी निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग के लिए, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैट वॉर्म्स में कोई ऑर्गन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है ब्रीदिंग। अर्थ वॉर्म में उसकी जो मॉइस्ट क्यूटिकल होती है वहाँ से होता है डिफ्यूजन। इंसेक्ट्स में बेटा ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। उसके बाद फिशेज, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स जैसे कि किंग क्रैब हो गए। मोलस्क में गिल्स होते हैं जिन्हें हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि PYQ भी है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, ये भी PYQ है। फ्रॉग जो होते हैं वो वाटर में स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पर अगर फ्रॉग लैंड पे है तो बेटा जी लंग्स, स्किन, बकल कैविटी तीनों से रेस्पिरेशन कर सकता है, ये भी हमारा PYQ है। इससे आपको एक सवाल होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आता है आपकी नोज, जिसमें होते हैं हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड जो कि डस्ट को ट्रैप करते हैं। उसके बाद आपका जो सांस है, जो हवा है, वो नेजल चेंबर में जाती है। नेजल चेंबर में होते हैं टर्बाइनल बोन्स जो कि आपकी हवा को ठंडा ह्यूमिडिफाई करते हैं। उसके बाद आपका जो हवा है वो जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड एयर। उसके बाद आपकी जो हवा है बेटा वो जाती है आपकी लेरिंग्स। लेरिंग्स होता है ट्रैकिया के ऊपर। लेरिंग्स जो है वो आपके कार्टिलेजेस से बना है, इसलिए हम उसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, जहां जिसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड जिससे आपकी साउंड प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन होता है विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। जब आप खाने को निगल रहे होते हैं तब आप सांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो एपिग्लॉटिस होता है ना, ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ट्रैकिया होती है वो कहाँ से डिवाइड होती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री से पीछे की ओर से। जैसे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पीछे की ओर है, सामने से ट्रैकिया डिवाइड होती है। जब डिवाइड होती है बेटा जी तो वो बनाती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो आपकी ब्रोंकस होती है बेटा जी वो डिवाइड होती है आगे, इसे हम ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर और फाइन डिवीजन होते हैं तो बनता है ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल और लास्ट में हम कह देते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल तक सबके पास जो है एक इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है जो उन्हें हवा ना होने पर भी कोलैप्स होने नहीं देती। लास्ट में आपके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल से बेटा वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल्विलाई। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। एल्विलाई का नंबर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि हर एक लंग में कितने एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई जो होते हैं बेटा जी यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि ट्रैकिया से लेकर आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक सबके पास सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है, टर्मिनल के बाद नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लंग्स जो होता है ये आपका डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लूरा। दो प्लूरास के बीच में होती है लिक्विड जो कि फ्रिक्शन से बचाती है लेयर को, ठीक है। इवन लंग्स को शॉक एब्जॉर्ब करती है, जैसे लंग को चोट नहीं लगती, राइट है बच्चे। प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये आपके दो मेम्ब्रेन को अलग भी करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपकी थोरैसिक कैविटी से चिपकी हुई है, तो जब भी वॉल्यूम चेंज करना है तो आपका लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होता है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इज अटैच विद योर थोरैसिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा जी कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है, आपकी नाक से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक सिर्फ हवा एक्सचेंज नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठंडी हो रही है, ह्यूमिडिफाई हो रही है, उसका डस्ट क्लीन हो रहा है, इसे कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है बेटा जी, एयर ट्रांसपोर्ट होती है, क्लियर होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, बॉडी टेम्परेचर में उसे लेकर आया जाता है और पूरी जो आपकी वो है
जो पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे, वो सीलेटेड एपिथेलियम से घिरा हुआ है। एक्सचेंज पार्ट की बात करेंगे तो एक्सचेंज पार्ट जो है वो शुरू होता है एल्विलाई से। एल्विलाई में एक्सचेंज होता है क्योंकि ये बनी होती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से, जो कि एक्सचेंज का पार्ट बनती है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्पिरेशन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। जब भी हमें सांस लेना होता है तो हमारी जो पूरी थोरैसिक कैविटी है वो अंदर जाती है। थोरैसिक चेंबर को बनाने के लिए बीच में स्टर्नम होता है, साइड में रिब्स होती हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। ये केज बना होता है जिसके अंदर लंग्स भरे होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी थोरैसिक कैविटी बाहर की ओर जाती है, आपका डायफ्राम फ्लैट होता है, जिससे आपकी जो जगह होती है थोरैसिक चेंबर की बढ़ती है, जिससे लंग्स हवा भर लेते हैं और फूल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इंस्पिरेशन में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और हवा अंदर आती है। क्लियर है बच्चे, समझ में आगे बात? इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? इसमें देखिए डायफ्राम जो होता है, जब आप सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड्स होता है, तो जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। उसके बाद जो आपकी लिफ्ट है वो अपवर्ड होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। थोरैसिक चेंबर बनाने के लिए पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, सामने है स्टर्नम, साइड में है रिब्स और नीचे साइड है डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप की मसल है। एक्सपीरेशन में सारी मसल्स को रिलैक्स करिए, डायफ्राम को ऊपर लेके आइए, डोम शेप का हो जाएगा, नीचे से दबाव बनेगा, रिब्स में अंदर की ओर दबाव बनाएंगी और लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और हवा बाहर हो जाएगी। क्लियर है? एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। हवा को नापने के लिए वी हैव द स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर से हम वॉल्यूम नापते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम को अब क्या कहते हैं? जितनी हवा आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। दो वॉल्यूम्स को आप जोड़ दोगे तो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटीज। सबसे पहली वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। एक बार सांस लेने छोड़ने में कितनी हवा निकल रही है? 500 ml। उसके बाद होती है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस लेने के बाद और हवा आप कितनी भर सकते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, 2500 से 3000 होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप नॉर्मल सांस छोड़े, साथ में और कितनी छोड़ सकते हैं? दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1100 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना, मतलब आपके लंग्स में कितनी हवा सांस लेने के दौरान भरी जा सकती है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब आप नॉर्मल सांस तो छोड़ ही रहे, साथ में एक्स्ट्रा पूरी हवा कितनी निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दीजिए। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी आप नहीं निकाल सकते, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग्स में कितनी हवा है, तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, क्योंकि वो तो तब निकलती है ना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप हवा तेज से बाहर निकालते हो। नेक्स्ट होती है वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर जितनी हवा है वो सब वाइटल कैपेसिटी है, क्योंकि एक्सचेंज में पार्ट ले रही है। टोटल लंग कैपेसिटी, उसमें आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे वाइटल कैपेसिटी में तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद रखिएगा कि जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? ब्लड और एल्विलाइज के बीच में। किस मेथड से हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से हो रहा है। ठीक है बच्चे, फैक्टर जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं वो कौन होती है बेटा जी? सबसे पहले हाई ग्रेडियंट ऑफ गैस, जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगी। नेक्स्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट होती है बेटा जी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी, आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो किन से मिलकर बनी है? एक तो आपकी एल्विलाई की सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, एक ब्लड का आपका एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम और ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तीन चीज़ें हैं, पर ये इसकी लेंथ जो होती है, इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm से भी कम होती है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एल्विलाइज ऑफ द दिस एल्विलाइज के सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम और बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। ठीक है, अब समझिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मैंने बता ही दी है। अब हम समझते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि कहीं भी कम वॉल्यूम है तो वो 40 से कम नहीं हो सकता, सारी कम, चाहे O2 किसी भी, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम होगा? ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज़्यादा होगा। CO2 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ऑक्सीजन, या CO2 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन ज़्यादा के अलग अलग वॉल्यूम्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, पर कम 40 से कम नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन है 159, CO2 0.3, एल्विलाई में क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा होगी 104, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कितना हो सकता है? 40। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में क्या ज़्यादा होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा हो सकता है? 45। ऑक्सीजन कम है, कितना कम हो सकता है? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज़्यादा होगा? 95। ऑक्सीजन कम क्या है? और कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना होगा? 40। टिश्यू में क्या ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड 45, कम क्या है? ऑक्सीजन 40 mmHg प्रेशर पे होते हैं। ठीक है,
चलिए भैया, तो ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, एंडोथेलियम बीच में, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, एंड बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हीमोग्लोबिन में बाइंड करके करते हैं, ठीक है, और 3% हम प्लाज्मा में डिजोल्व करके करते हैं। CO2 की बात करें तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड हम कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में नहीं करते, हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन में, दैट इज कॉल्ड एज HCO3 फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। 25% कार्बन डाइऑक्साइड हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में, क्योंकि हीमोग्लोबिन में कमाइन ग्रुप होता है जिसमें जाके CO2 जोड़ देते हैं और वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है लंग्स की ओर, ठीक है। 7% जो है वो ब्लड के प्लाज्मा में हम डिसॉल्व करके लंग्स की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमें लंग से ब्लड की ओर ले जाना है, जबकि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स की ओर लेके जाना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है ना, ऑक्सीजन बाइंड करता है, कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बार ऑक्सीजन, एक जो हीमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन पकड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन पकड़ेगा, डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे अधिक ऑक्सीजन आप कहाँ पे पकड़ते हो, एट द एरिया ऑफ द लंग्स। सबसे अधिक जो है आप हीमोग्लोबिन कहाँ ऑक्सीजन पकड़ेगा, लंग्स पे, क्योंकि लंग्स पे सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। सबसे कम कहाँ पे पकड़ेगा, टिश्यू पे, क्योंकि टिश्यू वाले एरिया में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के पास ज़्यादा है, ठीक है। चलिए सिग्मॉइड कर्व, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द, या ऐसे करो सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर दैट इज द HbO2 और यहाँ पर O2, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे हीमोग्लोबिन बाइंड होते जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ होती है, लंग्स के पास, सबसे अधिक सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वहीं पर होगा, ठीक है बच्चे। ये होता है हमें सिग्मॉइड कर्व, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर कंडीशन है हाई CO2 है, हाई एसिडिटी है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस का बाई प्रोडक्ट होता है ना, अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अब आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं करेगा, बल्कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जाके बाइंड करने लगेगा, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ देगा। यही उल्टा कर दोगे तो बाइंड होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल, pH नॉर्मल, है ना, उसके बाद CO2 नॉर्मल होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी एडवर्स परिस्थिति है तो आपका कर्व जो है ना वो ऐसा राइट साइड की ओर शिफ्ट होने लग जाएगा। बढ़िया परिस्थिति है तो लेफ्ट साइड की ओर सैचुरेट होता जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता जाएगा, ये ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, अनफेवरेबल है तो राइट की ओर शिफ्ट करेगा, ये कंडीशंस है, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यूज एरिया में हाई PO2 है, लो PO2 है तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। एल्विलाई में क्या होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई PO2, तो CO2 डिसोसिएट होकर लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। इनसाइड द RBC, आपके RBC के पास एक एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा में, पर मेनली कहाँ होता है, RBC में, NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी RBC में जब हम CO2 को H2O के साथ जोड़ते हैं तो बनता है बाइकार्बोनेट, फिर हम तोड़ देते हैं इसको और इसी फॉर्म में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास जाती है। लंग्स में वापस से हम ये रिफॉर्म करते हैं, लंग्स के पास जब हम लंग्स एरिया में जाते हैं तो ये वापस बनता है, फिर हम इसको अलग करते हैं, CO2 लंग्स को दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हैम्बर्गर इफेक्ट, इसे हम हैम्बर्गर इफेक्ट कहते हैं, है ना। अब एक और चीज़ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो आपका कर्व राइट साइड की ओर गिरेगा, दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कर्व लेफ्ट साइड की ओर उठेगा, दैट इज कॉल्ड एज हेल्डेन्स इफेक्ट, ठीक है। नोट, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, ये बहुत बड़ा PYQ हमेशा आता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml CO2 टू द एल्विलाई, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो RBC में, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा में भी होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बनाने के लिए जिंक नाम का कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला सबसे बड़ा जो होता है सेंटर वो होता है मेडुला में, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो आपके रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पॉन्स, इसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जब आप किसी पोल्यूटेड एरिया में जाते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना पड़ता है, भले ही हम ड्यूरेशन घटाते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ाते हैं, तो इस समय पर रिदम सेंटर को बंद करना होता है। ये काम कौन करता है, पॉन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके पास होते हैं हाई सेंसिटिव एरियाज होते हैं बहुत सारी जगहों पर, कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं आपके ब्रेन में, जो बढ़ते CO2 कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और आपकी बॉडी में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपकी कीमो सेंसिटिव एरिया में केमिकल रिसेप्टर्स है जो केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं, भाई pH डाउन हो गया, O2 CO2 ज़्यादा हो गया, चलो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिग्नल दीजिए कि भैया रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाइए। मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स को सिग्नल देगा कि भैया न्यूमोटैक्सिक सेंटर को ऑन कर दीजिए, मैं बंद हो जाता हूँ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑन होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, पर ड्यूरेशन ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा नहीं बढ़े। देखो रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब
मतलब आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, करोगे आप शैलो ब्रीदिंग, पर रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पेरिफेरल रिसेप्टर, जो आपकी एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी होते हैं जो ब्रेन को वो देते हैं ब्लड सप्लाई, ये CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर ये रिदम सेंटर को मैसेज करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज करेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा अपने अंदर चेंजेस करेगा और भैया डायफ्राम को, इंटरकोस्टल मसल सबको सिग्नल देगा कि भैया रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यार, जब भी हम रेगुलेट कर रहे हैं ब्रीदिंग को तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज़ का रोल है बेटा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। रेट ऑफ ब्रीदिंग को कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करता है ज़्यादातर, ठीक है। एस्थमा, अगर आपका किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपके ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल सूज जाते हैं, डायमीटर कम हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, दिस इज एस्मा। एम्फाइसीमा, आपकी जो एल्विलाइज होती हैं बेटा उसमें होते हैं कंपार्टमेंट्स, इस तरीके के कंपार्टमेंट। देखो जब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो तो ये सेप्टा डिजोल्व हो जाता है, खत्म, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं एम्फाइसीमा। ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसके लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम लोग यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल में बना था, ठीक है। ऑक्यूपेशनल जैसे लंग्स डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि सिलिकोसिस, बहुत टाइम तक अगर आप ग्राइंडिंग इंडस्ट्री, आपकी लाइम इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री, सिलिका इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, इनमें काम करोगे तो क्या होता है कि आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स में फाइब्रॉइड टिश्यू डेवलप होते हैं, फाइब्रॉइड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। निमोनिया, एल्विलाई में फ्लूइड फिल्ड होने लगे तो दिस इज कॉल्ड एज निमोनिया। तो ये बेटा हुआ आपका पूरा माइंड मैप विद इन कुछ मिनट्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन जितना लिखा है इतना ही आपकी NCERT में दिया है, इसलिए मैंने इतना बताया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। गर्व से अपने सब लोग इसके बाद लिखेंगे वी वॉन्ट मोर एंड नीट 2026, या सिर्फ सीधे कमेंट में लिखो लास्ट नीट, कॉन्फिडेंस से लिखो, इसके बाद हमें नीट नहीं देना, हम सीधे डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर।